नमस्कार मित्रों, आज हम बीए फाइनल ईयर के पर्यावरण भूगोल का एक लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है जल चक्र। मित्रों, कोई सा चक्र हो, जल चक्र हो, कार्बन चक्र हो, नाइट्रोजन चक्र हो या अन्य कोई भी चक्र हो, चक्र का मतलब ये समझना है हमें कि वह पोषक तत्व विभिन्न माध्यमों में चक्रित होता है या स्थानांतरित होता है। जल चक्र का सामान्यतः मतलब हम यूँ समझ सकते हैं कि पर्यावरण के विभिन्न अवयव जैसे स्थलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल तथा जलमंडल, इनके मध्य जल का स्थानांतरण होता है जिसे हम जल चक्र कहेंगे। मित्रों, जल का स्थानांतरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्यों होता है? जल एक ऐसा तत्व है जो अपने रूप को परिवर्तित करता है। जैसे जल ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में परिवर्तित हो सकता है, इसलिए यह अपना रूप परिवर्तित करके विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरता है और ये परिवर्तन या ये चक्रण क्रमिक रूप से चलता रहता है। जैसे हम देखते हैं कहीं पर नदी चलती है, कहीं पर जलप्रपात देखने को मिलता है, कभी वर्षा देखने को मिलती है, कभी हम देखते हैं अपने घर के नल में जो पानी आता है उसके बारे में, या कभी हम बर्फ़ के टुकड़े को देखते हैं, कभी हम भाप देखते हैं। तो इनसे हमें ये लगता है कि यह सब जल है, लेकिन जल विभिन्न रूपों में अपना रूप परिवर्तित करके अपना चक्रण या स्थानांतरण करता रहता है। सूर्य के जो ताप है, सूर्य का जो टेम्परेचर है, उसके कारण जल वाष्पित होता है। वाष्पित होने का मतलब ये हुआ कि जल के अणु जो पास पास में थे ये दूर दूर चले जाते हैं, जिसके कारण जल द्रव से वाष्प में या गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब जल वाष्पित होता है तो ये इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, और वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा जल स्थल से वायुमंडल में प्रवेश करता है। स्थल से या जलमंडल से जल है वो वायुमंडल में प्रवेश करता है। मित्रों, इसके साथ ही पेड़ पौधों की पत्तियों से भी जल है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। फिर जो जल वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में प्रवेश करता है, ये वायुमंडल में संघनित होता है। संघनित होने के बाद में बादल बनकर, और ये जब वर्षा करता है तो उसे वर्षण कहते हैं, और ये वर्षा के द्वारा पुनः धरातल पर पहुंच जाता है। फिर धरातल पर इसका या तो इनफिल्ट्रेशन होगा, भूमिगत जल के रूप में रिसाव हो जाएगा, या ये सतह पर रन ऑफ होगा, विभिन्न नदियों नालों में बहेगा और समुद्र में जाकर गिर जाएगा, और कुछ जल का मानव उपयोग करता है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। जब ठंडा होगा तो ये संघनित होकर बादल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ से ये वर्षा के रूप में, हिम के रूप में या सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र के नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, इसी प्रक्रम को हम जल चक्र कहते हैं। कहाँ कहाँ पर चक्कर लगाता है? अपने स्वरूप को परिवर्तित करता रहेगा, साथ ही महासागर, वायुमंडल, महासागर मतलब जलमंडल, वायुमंडल और धरती यानी स्थलमंडल, इनके बीच में चक्कर लगाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? जल चक्र। जैसे कि इस पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है, ये समुद्र में जो जल है इसका वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण होकर ये बादल बने। बादल बनने के बाद में इस बादल बनने की जो क्रिया हुई है तो इसको हम संघनन कहेंगे। संघनन के बाद में ये वर्षण के द्वारा पुनः धरातल पर आ रहा है, और कुछ जैसे पर्वतों के ऊपर वहाँ से नदियों के रूप में चल के आ रहा है। कुछ जल है वो भूमिगत हो रहा है यहाँ, और कुछ जल है सतह पर वाहित हो रहा है। जिस हमारी पृथ्वी है ये थलशाला के समान है। मित्रों, थलशाला आपने देखी होगी, नहीं देखी हो तो आप कहीं पर देख सकते हो कि किसी कांच की बड़ी सी जो थर्मस होता है उसके अंदर कोई पौधा हम लगाते हैं। किसी कांच के थर्मस के अंदर जो पौधा लगा होता है उसको हम थलशाला कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी भी उसी के समान है। जो जल
शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वहीं आज मौजूद है। जिस जल का प्रयोग हम यहाँ आज राजस्थान में या अपने किसी गांव में करते हैं, हो सकता है कि वो जल करोड़ों वर्ष पहले या कुछ वर्षों पहले ये जल अमेजन वर्षावनों में मौजूद था, या अफ्रीका में मौजूद था, या यूँ कह सकते हैं किसी प्रशांत महासागर में, अटलांटिक में या हिंद महासागर में मौजूद था, क्योंकि वो जल वहाँ से वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में प्रवेश किया और वायुमंडल में बादलों के माध्यम से बादल हो सकता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानसून के साथ में स्थानांतरित हुए हो और फिर किसी दूसरी जगह पर जाकर, जहाँ आज हम रह रहे हैं वहाँ जाकर वो बादल बरसने लग गए। तो वो जल जो अमेजन में मौजूद था आज अपने यहाँ पर मौजूद है। तो इस चक्र को हम क्या कह सकते हैं? जल चक्र कहेंगे। इसके बाद में जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की जो चक्रीय प्रक्रिया है उसे हम जल चक्र कहते हैं। मित्रों, ये ध्यान रखना कि जल चक्र में कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, बस रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। पहले कोई जल अमेजन वर्षावन में था, आज राजस्थान में मौजूद है तो स्थान परिवर्तित हुआ। पहले कोई जल बर्फ के रूप में था, आज यदि वो पानी के रूप में या जल के रूप में, तो ये रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है, कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता। अतः प्रकृति में जल संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या मौजूद है। इसके मुख्य चक्र में सबसे अधिक जो उपयोग लिया जाने वाला जल का जो रूप है वो है द्रवीय रूप, जिसे हम पानी कहेंगे, जो वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है, फिर वहाँ से संघनित होकर बादल बनता है, फिर बादल बनकर ठोस रूप में तो हिमपात होगा और द्रव रूप में वो वर्षा के रूप में बरसता है। हिम पिघलकर पुनः, और जब वो हिम के रूप में बना तो हिम पुनः पिघलेगा और फिर द्रव्य रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह जल की कुल मात्रा है, टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर, वो हमेशा स्टेबल रहता है। ये पृथ्वी के संपूर्ण पर्यावरण रूपी पारिस्थितिकी तंत्र में एक भूजैव रसायन चक्र का उदाहरण है। ये भूजैव रसायन चक्र, ये जल चक्र किस में पढ़ रहे हैं, कौन से टॉपिक में पढ़ रहे हैं हम? भूजैव रसायन चक्र। और भूजैव रसायन में भी कौन सा है? गैसीय साइकिल। गैसीय चक्र में जल चक्र शामिल होता है। उन सभी घटनाओं का पूर्ण चक्र जिसमें होकर पानी वायुमंडलीय जल वाष्प के रूप में आरंभ होकर द्रव या ठोस रूप में बरसता है और उसके पश्चात वह भूपृष्ठ के ऊपर और भीतर बहने लगता है और अंततः वाष्पन और वाष्प उत्सर्जन। ध्यान रखना मित्रों, वाष्पन का मतलब तो हो गया नदी नालों या जो समुद्र है वहाँ से जो वाष्पीकरण होता है उसे वाष्पन कहेंगे, और जो पत्तियों के द्वारा जो जल का ह्रास होता है उसे हम वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। तो उसके द्वारा पुनः वायुमंडलीय जल वाष्प में ये अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। जल के समुद्र से वायुमंडल में और फिर भूमि पर बहुत सी अवस्थाओं जैसे अवक्षेपण, अंतरोदन, अपवाह, अंतःस्यंदन, अंतःस्त्रवण, भौम जल संचयन, वाष्पन, वाष्प उत्सर्जन, इन सब प्रक्रिया के बाद में पुनः समुद्र में वापस जाने की घटना चक्र है, उसे हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। मित्रों, जल है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट जैवमंडल का बहुत इम्पोर्टेंट घटक है, क्योंकि पारितंत्र में पारितंत्र की संरचना और पारितंत्र के जो फंक्शन है, कार्य, उसको निर्धारित करने का कार्य करता है जल। वाटर एज एन इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर को और फंक्शन को निर्धारित करने का काम कौन करता है? जल करता है। मित्रों, अन्य सभी जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कार्बन साइकिल है या नाइट्रोजन साइकिल है, वो सभी चक्र जल पर निर्भर करते हैं, क्योंकि जल उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाता है। और साथ ही यह जीवों को, जैसे कोई भी जीव है, वो जीव यदि कार्बन का अवशोषण करेगा या नाइट्रोजन का अवशोषण करेगा तो उसमें वो जल मौजूद रहेगा, क्योंकि जल वहाँ पर विलय का कार्य करता है। द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज़ द कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर। जल चक्र को अपन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कह सकते हैं। ये कंटिन्यूस सर्कुलेशन है किसका? वाटर का। कहाँ पर? अर्थ और एटमॉस्फेयर सिस्टम में, पृथ्वी पर और वायुमंडल के मध्य जल का सतत सर्कुलेशन या चक्र है, उसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, विच इज़ ड्राइवन बाय सोलर एनर्जी। मित्रों ध्यान रखना, जल चक्र को संपादित करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा से। वाटर ऑन आवर प्लेनेट, हमारी जो ग्रह है पृथ्वी, उस पर पानी है, वो किस किस रूप में स्टोर है? एटमॉस्फेयर वायुमंडल में, समुद्र में, झीलों में, नदियों में, मिट्टियों में, ग्लेशियर हिमनदों में, बर्फीले क्षेत्रों में और भूमिगत जल के रूप में। फिर जल
इन जो रिजर्वियर है वहाँ से किसी दूसरे रिजर्वियर में स्थानांतरित होता रहता है। कौन कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? इवेपोरेशन वाष्पीकरण, ट्रांसपिरेशन वाष्प उत्सर्जन, कंडेंसेशन संघनन, प्रिसिपिटेशन वर्षण, डिपोजिशन निक्षेपण, रन ऑफ वाहित जल सतह पर जो बहता है जल नदियों के रूप में उसको हम रन ऑफ कहते हैं। इनफिल्ट्रेशन कुछ जल का अंतःस्रावण होता है, मतलब जल है वो रिस कर भूमि के नीचे चला जाता है, उसे इनफिल्ट्रेशन कहेंगे। और ग्राउंड वाटर फ्लो, और कुछ जल है वो भूमि के नीचे ही नदियों के रूप में चलता है, भूमिगत जल फ्लो होता है। तो इनके माध्यम से जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता रहता है। जैसे हम ये डायग्राम देखेंगे, इस डायग्राम में ये जो समुद्र है, समुद्र से इवेपोरेशन हो रहा है और ये पेड़ पौधों से ट्रांसपिरेशन हो रहा है। यहाँ से जल कहाँ पहुँचा? बादलों के रूप में। और यहाँ सूर्य दिखा गया। सूर्य क्यों? क्योंकि सूर्य ही इस सारे चक्र को एनर्जी प्रदान कर रहा है। सूर्य के कारण ही तो, सूर्य के ताप के कारण ही तो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की क्रिया हुई। फिर वहाँ पर बादल बने, बादल के बाद में संघनन की क्रिया होगी, संघनन के बाद में पुनः प्रिसिपिटेशन होगा और प्रिसिपिटेशन के द्वारा पुनः जल है वो सतह पर पहुँच जाएगा। तो ये पूरा हुआ जल चक्र। तो जल चक्र में क्या है? जल का स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जीव मंडल के मध्य क्रमिक एवं सतत प्रवाह को ही जल चक्र कहते हैं। और मित्रों, जल ही जीवन है, आपने सुना होगा। तो जल के बिना प्रकृति में कोई भी कार्य या प्रकृति का अस्तित्व है वो सतत रूप से नहीं रह सकता। इसलिए हमें जल संरक्षण करना होगा, जल के प्रदूषण, बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकना होगा। और जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें लोगों के मध्य जागरूकता बढ़ानी होगी। साथ ही हमें विश्व स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर जो प्रदूषण की समस्या है उससे निजात पाने के लिए हमें वैश्विक प्रयास, साझे प्रयास करने होंगे। तभी जल जीवन का प्रमुख अंग रह पाएगा और जल हमें अपने जीवन को सतत आधार प्रदान करता रहेगा। धन्यवाद मित्रों।